गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर फ्रम का संतुलन किस प्रकार होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार के संतुलनों पर अपन चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोनोपोली, एकाधिकार क्या होता है। तो जैसा ही नाम से पता चल रहा है, मोनोपोली होता क्या है। मोनो मतलब होता है सिंगल अर्थात एकल, पोली मतलब होता है सेलर अर्थात कहने का मतलब एक विक्रेता हो जिसमें सिंगल सेलर हो, वो होती है मोनोपोली। एकाधिकार जिसमें एक ही क्या हो, विक्रेता हो। तो मोनोपोली की कुछ परिभाषाएं हैं। एकाधिकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो और पोली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, पोली का मतलब होता है सेलर। एक प्लस अधिकार, ये हिंदी में इसकी क्या हुई, संधि विच्छेद हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, बाजार की वह स्थिति जब बाजार में वस्तु का केवल एकमात्र अधिकारी हो अर्थात एकमात्र उत्पादक या विक्रेता हो। एकाधिकारी बाजार दशा में वस्तु का केवल एक विक्रेता होने के कारण उस वस्तु की पूर्ति का नियंत्रण किस पे रहता है, अर्थात उस वस्तु का उत्पादन करके मार्केट में कौन बेचेगा, केवल वही विक्रेता बेचेगा जिसका उन पे अधिकार है। विशुद्ध एकाधिकार प्योर मोनोपोली में वस्तु का निकट स्थानांतरण उपलब्ध नहीं होता है, अर्थात जो वस्तु होती है वो यूनिक होती है, अद्वितीय वस्तु होती है कि उसके जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है। ठीक है। एकाधिकार बाजार में वस्तु का एक ही उत्पादक होने के कारण फर्म और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। जनरली मैंने आपको बताया है कि उद्योग जो होता है वो कुछ फर्मों के समूह को कहते हैं। ठीक है। लेकिन एकाधिकारी के अंदर एक फर्म और एक उद्योग एक ही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है। एकाधिकार में उद्योग ही फर्म है, फर्म ही क्या है, उद्योग है। एक मैकनोल के अनुसार शुद्ध एकाधिकार की स्थिति उस समय होती है जब एक अकेली फर्म एक वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है जिसका कोई स्थानापन्न नहीं होता है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। प्रोफेसर ब्रेफ ने कहा कि शुद्ध एकाधिकार के बाजार में एक विक्रेता होता है। एकाधिकार मांग, बाजार की मांग होती है। एकाधिकार कीमत निर्माता होता है, यहाँ प्राइस मेकर होता है। और एकाधिकार स्थानापन्नता का क्या होता है, अभाव होता है, अर्थात उसमें स्थानापन्न वस्तुएं नहीं पाई जाती है। लेफ्ट विंच ने एक परिभाषा दी है, उन्होंने बताया है कि शुद्ध एकाधिकार बाजार स्थिति जो है जिसमें एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका कोई स्थानापन्न अवेलेबल नहीं हो। इस प्रकार वस्तु का संपूर्ण बाजार इस फर्म के लिए एक ही होता है। इसके समीपस्थ वस्तुएं नहीं होती है, ना तो कोई पूरक वस्तु होती है, न ही कोई प्रतिस्थापन वस्तु होती है। एवं बिक्री एकाधिकार वस्तु की कीमत और उनकी विक्रय को प्रभावित कर सके। ठीक है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं होती है जो एकाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कीमत और या फिर उसकी जो विक्रय करने की क्षमता है उसको प्रभावित कर सके। अर्थात हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में निकट स्थानापन्न के अभाव को मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में व्यक्त किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण अर्थात एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वाई वस्तु की मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, केवल वस्तु एक ही है, कोई उसकी दूसरी वस्तु स्थानापन्न या पूरक वस्तु तो है ही नहीं। तो कहने का मतलब उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण अन्य वस्तु की मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी होगी, शून्य के बराबर होगी। अर्थात मांग की आड़ी लोच का अभिप्राय है किसी वस्तु की मांग में किसी दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कितना परिवर्तन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकाधिकार में एकाधिकारी वस्तु की आड़ी लोच लगभग कितनी होती है, जीरो या नगण्य होती है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर स्टिगलर ने एक परिभाषा दी है, एकाधिकारी तब उत्पन्न होता है जब फर्म के उत्पादन की मांग की आड़ी लोच दूसरी फर्मों की कीमतों के संदर्भ में क्या हो, सूक्ष्म हो, बहुत कम हो। विशुद्ध एकाधिकार में मांग की लोच इकाई होती है, ये ध्यान रखना। मांग की लोच इकाई का मतलब क्या हुआ,
चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, जिसके कारण एकाधिकारी के मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता का टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय कितना रहेगा, एक जैसा रहेगा। प्रोफेसर स्टोनियर व प्रोफेसर हेग के अनुसार ऐसी दशा में एसी वक्र, औसत आय वक्र, एआर जो वक्र है, आयताकार अतिपरवलय होता है जिसकी मांग की लॉस इकाई के बराबर होगी। एकाधिकारी में एकमात्र उत्पादक और विक्रेता होने के कारण, निकट स्थानापन्न के अभाव के कारण उद्योगों में फर्मों के प्रवेश पे क्या होता है, कड़ा प्रतिबंध होता है, क्योंकि एक ही उत्पादक होता है, वह अन्य फर्मों को नहीं एंट्री करने देता। दूसरे शब्दों में एकाधिकार में और उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। फर्म ही क्या होती है, उद्योग होती है, और उद्योग ही क्या होते हैं, फर्म। तो लिखा है फ्रम इज इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज फ्रम। फ्रम फलस्वरूप वस्तु का उद्योग मांग वक्र जो होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एकाधिकारपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादक की भांति, ये ध्यान से समझना इस बात को, प्राइस क्या होता है, टेकर नहीं होता है। जैसे अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि कीमत का निर्धारण उद्योग में मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, और उसी कीमत पे जो विक्रेता होते हैं वो अपनी कितनी भी मात्रा को बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन यहाँ जो एकाधिकारी में है, वो जो विक्रेता होता है वो प्राइस टेकर नहीं होता बल्कि प्राइस मेकर होता है। ठीक है, प्राइस को निर्धारित करता है वो। किंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकाधिकारी किसी वस्तु और की कीमत और उसकी पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है कि एकाधिकारी निश्चित कर सकता है। तो अपने पास ऑप्शन पहला था कीमत को, दूसरा ऑप्शन आता है अपने उत्पादन को, तीसरा ऑप्शन आता है दोनों को, और चौथा ऑप्शन जो होगा वो होगा या तो कीमत को या उत्पादन को। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा कि एक एकाधिकारी एक साथ केवल या तो कीमत को निर्धारित करेगा या फिर वो उत्पादन को निर्धारित करेगा। एकाधिकारी के लिए सीमांत आगम कम होता है किसकी तुलना में, औसत आगम की तुलना में। एआर जो होता है वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, एएमआर की तुलना में। तो ये मैंने यहाँ शो किया है, और हमें ये पता है कि एआर जो होता है वही वस्तु की क्या होती है, कीमत होती है। तो एमआर जो है, सीमांत आय जो है, वो वस्तु की प्रति इकाई कीमत की तुलना में क्या होती है, कम होती है। और सीमांत आय क्या होती है, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने पे टीआर में जो परिवर्तन होता है उसे हम पर क्या कहते हैं, एमआर कहते हैं। ठीक है, तो एकाधिकारी जहाँ ये अपन ने मांग की लोच, औसत आगम और सीमांत आगम पढ़ा था, तो ये डायग्राम पढ़ा था। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वस्तु की कीमत ज़्यादा आ रही है, अर्थात एम आर जो है वो पी ई माइनस वन अपॉन ई, वो इस पी से क्या है, कम है। ठीक है, तो ये जो डिपेंड करेगा ए आर और एम आर का रिलेशन, वो किस पे डिपेंड करेगा, ई पे डिपेंड करेगा, मांग की कीमत लॉस पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार एकाधिकारी में ए आर व एम आर वक्रों का संबंध जो है वो कीमत सापेक्षता पर निर्भर करता है, और कीमत सापेक्षता ही क्या कहलाती है, लोच कहलाती है। ये डायग्राम, ये फॉर्मूला अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चित्र में सीमांत आगम वक्र को एम आर से दिखाया गया है। देखो ना, ये ए आर वक्र है, ये हमेशा ऋणात्मक ढाल का होता है। क्यों, क्योंकि अगर एक एकाधिकारी को अपनी वस्तु की ज़्यादा मात्रा मार्केट में बेचनी है तो उसे अपनी कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करने पड़ेगा। अर्थात मान लो यहाँ वो पहले संतुलन में था, अब जैसे ही उसे अगर अधिक मात्रा बेचनी है, अगर उसको यहाँ तक बेचनी है मात्रा, तो उसको कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर उसे और ज़्यादा मात्रा बेचनी है तो इसको कीमत को और कम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो जो ए आर वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है, और एम आर वक्र जो होता है वो ए आर की तुलना में हमेशा क्या होता है, कम होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सीमांत आगम वक्र एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से होती हुई आय को दर्शाता है, ये मैंने बता दिया था। और एकाधिकार में वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बेचने पर विक्रेता को वस्तु की कीमत कम करनी पड़ती है। ठीक है, कि हमें ज़्यादा मात्रा बेचनी है वस्तु की, तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जिसके कारण ए आर जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है, और एम आर वक्र जो होता है वो ए आर के नीचे होता है। और ये दोनों की दूरी जो है बीच की, ए आर और एम आर की जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये किस पे डिपेंड करती है, लोच पे डिपेंड करती है, कीमत सापेक्षता या मूल्य सापेक्षता पे डिपेंड करती है।
अब एकाधिकारी बाजार की कौन कौन से फीचर होते हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। एक एकाधिकारी बाजार में कुछ विशेषताएं पाई जाती है, जिसमें पहला है कि विक्रेता एक ही होता है, कि सेलर वन है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और खरीदने वाले बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जो उत्पादक है या जो विक्रेता है उसकी संख्या बहुत ही सीमित होती है। सीमित भी कितनी, केवल एक होती है। और एक होने के कारण उसका क्या होता है, कीमत और उत्पादन दोनों पे क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। तो क्रेताओं की संख्या अधिक होने के कारण क्रेता इस स्थिति में नहीं होते कि वो बाजार की कीमत को क्या कर सके, प्रभावित कर सके। ठीक है, दूसरा है निकट स्थानापन्न वस्तु का अभाव, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अर्थात जो भी वस्तु का एकाधिकारी उत्पादन करता है उसका कोई भी निकट की प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। ठीक है, इसीलिए उसकी मांग की लोड़ी आड़ी लोच जो होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है, एकाधिकारी स्वयं कीमत निर्धारक हो सकता है। कहने का मतलब बाजार में अकेला उत्पादक और विक्रेता होने के कारण एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत स्वयं तय करता है। दूसरे शब्दों में हम कर सकते हैं एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को निर्धारित कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि एकाधिकारी कीमत और उत्पादन दोनों को एक समय में एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता। एक समय में वो या तो कीमत को निर्धारित करेगा या फिर वो मांग मात्रा को निर्धारित करेगा। क्यों? क्योंकि यदि उसे मांग मात्रा को निर्धारित करेगा, क्यों? क्योंकि यदि उसे कीमत मांग मात्रा को निर्धारित करेगा तो वो कि उसे उसने ये सोच लिया कि मुझे इतनी मात्रा मार्केट में बेचनी है, तो उसके अनुसार उसे कीमत रखनी पड़ेगी। और अगर उसे मार्केट में ज़्यादा वस्तुएं बेचनी है तो उससे कीमत में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, अगला है टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमेशन ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब एक एकाधिकारी जो है उसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक मौद्रिक लाभ कमाना। तो बाजार में प्रतियोगिता का अभाव होता है, उस अभाव के कारण बाजार पे एकाधिकारी का लगभग नियंत्रण रहता है और वह अपने कुल लाभ को अधिकतम करना चाहेगा, प्रति इकाई लाभ को नहीं करेगा। अगला है नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। नए फर्मों के प्रवेश पे क्या होती है, अवरोध होता है, केवल प्रवेश वर्जित होता है, ये ध्यान रखना। निकास हो सकता है फर्मों का। एकाधिकारी में नई फर्में उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, क्योंकि उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश होने से बाजार में एकाधिकारी की स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वो एक विक्रेता रहेगा ही नहीं और नई फर्में आ जाएगी तो बहुत सारे विक्रेता हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो वो मोनोपोली नहीं रहेगी। इसी कारण एकाधिकारी का कोई प्रतियोगी नहीं होता है और एक यही कारण है कि एकाधिकारी में फर्म उद्योग है और उद्योगी क्या है, फर्म है, दोनों एक ही बात है। अब अपन बात करते हैं एकाधिकारी फर्म में अल्पकालीन संतुलन की कौन कौन सी दशाएं होती है। तो जैसा कि अपन ने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था, पहली शर्त जो होगी वो होगी सीमांत आय और सीमांत लागत हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने में प्राप्त कुल आय और उस वस्तु को उत्पादन करने में जो कुल लागत होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। कहने का मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आय में जो परिवर्तन हुआ और एक अतिरिक्त इकाई निर्माण करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल टू होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है कि जो एमसी वक्र है वो एमआर वक्र को नीचे से काटे। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और तीसरी जो शर्त है कि वो पी जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए औसत परिवर्तनशील लागत की। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतुलन की जो पहली शर्त है, तीन शर्तों की हमने यहाँ उल्लेख किया है, वो सीमांत आय जो होती है वो सीमांत लागत के बराबर होता है, एमआर जो है वो एमसी के बराबर रहेगा। संतुलन के बिंदु आने के बाद एकाधिकारी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा, उसे अधिकतम लाभ बिंदु वही होगा जहाँ एमआर और एमसी क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एकाधिकारी उत्पादन के उस बिंदु तक उत्पादन करेगा जहाँ एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आय उस अतिरिक्त इकाई उत्पादन की लागत के बराबर हो, ताकि लाभ उसका क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। लेकिन यह जो शर्त है वो पर्याप्त आवश्यक शर्त तो है लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है। और पर्याप्त शर्त कौन सी होगी, पर्याप्त शर्त ये होगी कि सीमांत लागत वक्र जो है वो सीमांत आगम वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। तो मैंने बताया था ये एआर है, ये एमआर वक्र है और जो एमसी वक्र है वो ऐसा होना चाहिए। अब इसको ध्यान से देखना, ये नीचे से काट रहा है, ये एमआर वक्र है, इसको ये नीचे से काट रहा है
तो कहने का मतलब इसका ढाल तो कैसा है, ऋणात्मक। ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका ढाल कैसा है, धनात्मक। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ सीमांत आगम वक्र का जो ढाल है, एम आर वक्र का जो ढाल है, वो एम सी वक्र के ढाल से क्या होना चाहिए, कम होता है। क्योंकि एम सी वक्र ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ होता है, इसका धनात्मक ढाल होता है। एम आर वक्र नीचे की तरफ गिरा हुआ होगा, उसका ऋणात्मक ढाल होगा। तो एकाधिकारी कभी भी वस्तु के उत्पादन का वह बिंदु तय नहीं करेगा जहां ए आर वक्र की लोच इकाई से कम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ये मान लो एक ए आर वक्र है, ठीक है, और उसके बाद एक एम आर वक्र और बना देता हूँ मैं। ये मान लो अपना एक एम आर वक्र है, यहाँ तक बना हुआ है। ये जो रेखा बनी है ये दर्शा रही है एम आर वक्र को। क्लियर है। अब हम एम सी वक्र की बात करें तो यहाँ एक एम सी वक्र है जो यू आकृति का जैसा होता है, ये हो गया एम सी वक्र। ये एम आर को एम सी किस बिंदु पे काट रहा है, यहाँ आपस में काट रहे हैं, इस बिंदु पे दोनों काट रहे हैं। कहने का मतलब ये वाला जो बिंदु है उस पे दोनों क्या है, बराबर है। एम आर जो है वो किसके बराबर है, एम सी के बराबर है। क्लियर है। अब अपने को ध्यान देने योग्य बात है कि ये जहाँ संतुलन में होते हैं वहाँ लोच जो है वो इकाई से कम नहीं होती। कहने का मतलब ये जो ए आर वक्र हमने बनाया था, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उस मिड पॉइंट पे हमेशा लोच की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। मिड पॉइंट के नीचे वाले भाग में लोच हमेशा 1 से कम होती है, ऊपर वाले भाग में एक से ज़्यादा होती है। अर्थात जो उपभोक्ता संतुलन में होगा वो कहाँ तक होगा, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, इतनी दूरी में। ठीक है। अल्पकाल में एकाधिकारी लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों की स्थितियों में उत्पादन कर सकता है। यह गलत धारणा है कि एकाधिकारी सदैव अल्पकाल में लाभ अर्जित करता है। यह किस पे डिपेंड करता है, मांग और लागत पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो कुछ कुछ गलत अवधारणाएं हैं। जैसा पहले तो मैंने ये बताया था कि एक एकाधिकारी एक समय में या तो उत्पादन को निर्धारित करेगा या कीमत को करेगा। दूसरा ये हो गया कि एकाधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त कर रहा हो, ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि अल्पकाल में वह हानि भी उठा सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि वो हानि टीएफसी से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन दीर्घकाल में केवल असामान्य लाभ प्राप्त करेगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसके लिए अपने मन में एक भ्रांति रहती है वो ये है कि एकाधिकारी का जो उत्पादन का बिंदु है, संतुलन का बिंदु है, वो कभी भी बेलोसदार नहीं होता है। कहने का मतलब अगर बेलोसदार हुआ तो क्या होगा, यहाँ मैंने बताया है कि ए आर वक्र लोच इकाई से कम नहीं होगी वहाँ, तो अगर इकाई से कम होगी लोच तो क्या होगा। तो आप ध्यान से सुनना, हमने जो डायग्राम वो पढ़ा था कि ए आर जो होता है, ई जो होती है वो ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर के बराबर होती है। उसके बाद अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखो यहाँ जो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ए आर जो है वो बराबर है एम आर ई अपॉन ई माइनस 1 के, और इसके ऊपर हमने जब एम आर को यहाँ लिख दिया था, जस्ट इसका उल्टा हो गया। अब यहाँ देखना ध्यान से, ई की वैल्यू अगर 1 से कम हुई तो कहने का मतलब ये वाली संख्या है वो 1 से कम हो गई। 1 से कम होने पे ये मान लो 0.5 है और -1 है, तो ये पूरी एम आर सीमांत आय कहाँ चली जाएगी, ऋणात्मक में चली जाएगी। ठीक है, एम आर क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। और जिस सीमांत आय ऋणात्मक हो गई, इसका मतलब अपना डायग्राम कहाँ चला गया, ये वाला डायग्राम चला गया नीचे। ठीक है, ये डायग्राम नीचे चल गया, इसका मतलब जो टी आर है वो क्या होती है, उस बिंदु पे घटती हुई होती है, क्योंकि जहाँ एम आर ऋणात्मक है वहाँ टी आर तो हमेशा घटती हुई होगी। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, एक विवेकशील उत्पादक ऐसा कभी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर ये मान लो कि एम आर इज इक्वल टू ए आर ई माइनस 1 अपॉन ई, और अगर मान लो लोच की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, या फिर लोच की वैल्यू 1 हो तो हम बात करते हैं। 1 होते ही क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो सीमांत आय कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
सीमांत आय जीरो है तो हम कह रहे हैं कि एम आर किसके बराबर होना चाहिए, एम सी के बराबर होना चाहिए। और लागत जो है वो ना तो कभी शून्य हो सकती और ना ही क्या ऋणात्मक हो सकती है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा उत्पादक जो है या एकाधिकारी जो है वो संतुलन में कहाँ पे रहेगा, जहाँ लॉस की वैल्यू एक से ज़्यादा हो। तीसरी जो शर्त है वो है पी जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, कीमत वो औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी से ज़्यादा होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म में भी यही हुआ था। ठीक है, एकाधिकारी अल्पकालीन हानि की स्थिति में उस बिंदु तक उत्पादन करना उचित समझेगा जहां जिस बिंदु तक वह कीमत जो है वो एवीसी के बराबर हो। क्लियर है। अब यहाँ एक डायग्राम बनाया गया है जहाँ ऊपर हमने टी आर वक्र को दिखाया है, ये कुल आय को दर्शा रहा है, ये वाला वक्र। उसमें ए आर वक्र ये है पी और क्यू, पी और क्यू क्या है, ए आर वक्र है, तो पी क्यू है ए आर वक्र। और जो पी टी है यहाँ तक इस बिंदु तक वो है एम आर वक्र। अब देखना इस ए आर वक्र को एकदम, जब ये टी आर वक्र जब बढ़ता हुआ होता है इस बिंदु पे, ये एस बिंदु है, यहाँ मैक्सिमम हो गया टी आर मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब इस बिंदु पे एम आर कितना हो गया, जीरो हो गया। देख लो ये एम आर कितना है, यहाँ शून्य है। अब इस बिंदु पे जहाँ एम आर जीरो है वहाँ लॉस यहाँ कितनी होगी, ई की वैल्यू यहाँ थीटा से दिखाया है कितनी होगी, एक होगी। इसके नीचे ई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक से कम होती है, क्योंकि लॉस क्या होती है, नीचे वाला भाग अपॉन ऊपर वाला भाग। और इसके ऊपर जो है वो लॉस होगी एक से ज़्यादा। कहने का मतलब जो पी आर तक की दूरी है वहाँ लॉस एक से ज़्यादा, आर से क्यू तक की दूरी में लॉस एक से कम होगी, और आर बिंदु पे लॉस होगी एक के बराबर होगी। ठीक है। अब यहाँ उत्पादन कहाँ करेगा, एकाधिकारी जो है वो उत्पादन कहाँ करेगा, इस एरिया में उत्पादन करेगा। कहने का मतलब पी से लेके आर तक उत्पादन करेगा। क्यों, क्योंकि लॉस यहाँ एक से ज़्यादा है। औसत आगम वक्र पी क्यू के पी आर भाग पर मांग की लॉस इकाई से अधिक है, क्योंकि इस भाग से संबंधित एम आर वक्र का पी एक्स भाग, ये वाला जो भाग है वो क्या है, धनात्मक है, जिसके कारण कुल आगम वक्र टी आर ओ से ओ एस तक क्या हुआ है, बढ़ता हुआ होता है। ठीक है। बिंदु आर पर मांग की लोच इकाई के बराबर है, ये अपन देख लिया। और सीमांत आगम शून्य है बिंदु अक्ष पर। कुल आगम जो है वो अधिकतम है एस बिंदु पे। यहाँ एस बिंदु मैंने अलग से रेड पेन से दिखाया है। किंतु मांग वक्र के आर क्यू भाग से संबंधित सीमांत आगम वक्र क्या है, ऋणात्मक है। कहने का मतलब आर से लेकर क्यू तक की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे इस एम आर वक्र की, तो ये एक्स टी जो है वो ऋणात्मक पार्ट एम आर वक्र के दर्शा रहा है। जो एम आर वक्र का एक्स टी भाग है, कुल आगम वक्र नीचे गिनने लग जाता है। देखे टी आर वक्र का जो एस के भाग है, एस से लेके के तक, ये टी आर वक्र क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। और ये क्या है, हानि का सूचक है। अतः उत्पादक कभी भी मांग वक्र के आर क्यू भाग पर उत्पादन नहीं करेगा, आगे वाले भाग पर उत्पादन नहीं करेगा। वह उत्पादन बिंदु निश्चित कहाँ करता है, जहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक हो। प्रथम शर्त के अनुसार एकाधिकारी तब अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा जब एम आर एम सी के बराबर हो, और एम सी हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, क्योंकि लागत तो कुछ ना कुछ लगेगी ही लगेगी, लागत कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः एकाधिकारी उस बिंदु पर उत्पादन सुनिश्चित करता है जहां एम आर अधिकतम हो। ठीक है, या फिर एम आर धनात्मक हो और मांग की लॉस एक से ज़्यादा हो। केवल सीमांत लागत के शून्य होने पे, अगर एम सी सीमांत लागत उसकी जीरो है कि एकत्रित इकाई का उत्पादन करने में कोई लागत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह बिंदु चुनेगा जहां एम आर कितना है, जीरो। और एम आर जीरो होगा तो टी आर कितना होगा, जीरो, और ई की वैल्यू कितनी होगी, एक के बराबर होगी। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार एक एकाधिकारी अल्पकाल में अपनी कीमत को निर्धारित करता है और किस प्रकार वो सामान्य लाभ, असामान्य लाभ और हानि की दशाएं प्राप्त करता है।